नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं कि अब आपको पहले की तरह किसी भी चीज को खरीदने के लिए या फिर अगर आपका बाहर का कुछ खाने का मन है तो इस तेज गर्मी के मौसम में और चिलचिलाती धूप में आपको खुद को चलकर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीजें खुद आपके पास चलकर आएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यह क्या कह रहा हूं, लेकिन यह बात सच है। अब आपको हर जगह पर हर चीज अवेलेबल मिल जाती है। अगर आपको भूख लग रही है और आपका खाना बनाने का मन नहीं है तो आप घर बैठे बैठे सिर्फ पैसे देकर अपने लिए अपनी मनपसंद का खाना मंगवा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट में ऐसी कई कंपनियां आ गई हैं जो ऑनलाइन खाना डिलीवर करने का काम करती हैं। और इन कंपनियों के मार्केट में आने की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। अक्सर आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके घर पर मंगवा कर खाते होंगे, लेकिन आज की हमारी इस कहानी में मैं जिस डरावनी और होश उड़ा देने वाली घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन खाना मंगवाने से पहले एक बार तो जरूर सोचेंगे, या फिर कहीं आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आएगा कि वैसी ही भयानक घटना कहीं मेरे साथ ना हो जाए। और अगर आप में से भी कोई बाहर का ऑनलाइन खाना मंगवा कर खाता है या फिर जिसे शौक है बाहर से चीजें ऑनलाइन मंगवाने का, तो फिर आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह दिल्ली की रहने वाली अंजलि की है। तो चलिए अब यह कहानी अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ। वैसे तो मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली में तो पढ़ाई करने वाले लोग अक्सर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो फिर मैं पुरानी दिल्ली में क्या कर रही हूँ? दरअसल पुरानी दिल्ली में मेरी दीदी का ससुराल है और मैं इस वक्त उनके घर पर रहकर ही मेरी पढ़ाई कर रही हूँ, और इसी के चलते मेरा किराए का खर्चा बच जाता है। लेकिन वह जो डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी वह उस वक्त हुई थी जब मैं दी के घर पर ना रहकर एक पीजी में किराए का कमरा लेकर रहती थी। क्योंकि मेरे शुरू से ही कुछ अलग सिद्धांत थे, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और इसी वजह से मैं शुरू से ही जब घर से दिल्ली आई थी तो यही मन बनाकर आई थी कि में से भी कोई बाहर का ऑनलाइन खाना मंगवा कर खाता है या फिर जिसे शौक है बाहर से चीजें ऑनलाइन मंगवाने का, तो फिर आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह दिल्ली की रहने वाली अंजलि की है। तो चलिए अब यह कहानी अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ। वैसे तो मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली में तो पढ़ाई करने वाले लोग अक्सर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो फिर मैं पुरानी दिल्ली में क्या कर रही हूँ? दरअसल पुरानी दिल्ली में मेरी दीदी का ससुराल है और मैं इस वक्त उनके घर पर रहकर ही मेरी पढ़ाई कर रही हूँ, और इसी के चलते मेरा किराए का खर्चा बच जाता है। लेकिन वह जो डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी वह उस वक्त हुई थी जब मैं दी के घर पर ना रहकर एक पीजी में किराए का कमरा लेकर रहती थी। क्योंकि मेरे शुरू से ही कुछ अलग सिद्धांत थे, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और इसी वजह से मैं शुरू से ही जब घर से दिल्ली आई थी तो यही मन बनाकर आई थी कि मैं अकेली ही रहूंगी। लेकिन उस एक डरावनी घटना ने मेरे सारे सिद्धांतों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि वह घटना थी ही इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी कि अब भी मैं आप लोगों को उस घटना के बारे में बता रही हूं तो उन सब दृश्यों को याद करते वक्त मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसे पता चला कि मैं उसके बारे में किसी से चर्चा कर रही हूं तो कहीं वह फिर से मेरे ऊपर हमला करने के लिए ना आ जाए। वह रात मेरे जीवन की सबसे काली और भयंकर रात थी। उस रात को मैंने मौत को अपने बहुत ज्यादा करीब से देखा था, इतने ज्यादा करीब से कि मैं आप लोगों को शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। उसका वह भयानक चेहरा, उसकी वह हल्की हल्की डरावनी मुस्कान और गुस्से से भरी हुई आंखें, और उसकी वह नाक में पहनी हुई लंबी सी नथ, वह तो उसके उस डरावने रूप को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी।
उस दिन अगर सही समय पर मैं वह कदम ना उठाती तो शायद आज आप लोगों को यह कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं होती, और अब तक तो मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होती। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं आप लोगों को इतना बड़ा छड़ा कर बोल रही हूँ। तो चलिए अब इस चीज के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल जब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए मेरे शहर भोपाल से दिल्ली आई थी, तभी मेरी दीदी ने मुझे कह दिया था कि तू किराए के कमरे पर रहने के बजाय मेरे घर पर ही रह लेना। लेकिन मैं क्या है कि शुरू से ही थोड़ी स्वाभिमानी टाइप की लड़की हूँ, इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि मैं तो अकेली ही रहूंगी, मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यही एक फैसला मेरे जीवन में एक रात इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। घर से आने के बाद मैंने पुरानी दिल्ली में एक किराए का कमरा ले लिया था। पुरानी दिल्ली में इसलिए लिया था क्योंकि वहां पर बाकी की जगहों की तुलना में किराया थोड़ा कम रहता है, और इसीलिए मैंने वहीं पर पीजी में एक कमरा ले लिया था। दरअसल वह कमरा नहीं था, बल्कि आप उसे फ्लैट ही समझे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वह उस पीजी में चौथे माले पर था और उसमें एक कमरे के साथ साथ एक हॉल, एक किचन और बाकी की सारी सुविधाएं भी थीं। उस पूरे मकान में मैं अकेले ही रहती थी। सुबह सुबह अपनी पढ़ाई खत्म करके दिन में कोचिंग चली जाती थी और शाम के वक्त वापस आकर फिर से पढ़ाई करने लगती थी। जब वह घटना मेरे साथ हुई उस वक्त बारिश का मौसम था और उस रात भी काफी बारिश हो रही थी। बारिश ज्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार रिमझिम रिमझिम तरीके से बरसे ही जा रही थी, और इसी वजह से 2-3 दिन से मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना और ठंडा हो रखा था। लेकिन क्योंकि आप जैसा कि जानते ही होंगे कि बारिश के मौसम में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, और मुझे शुरू से ही बारिश के मौसम में ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में हर तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है। और उस वक्त मेरे कमरे पर खाने का राशन खत्म हो गया था। मैं दिन में पढ़ाई में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि मुझे याद ही नहीं आया कि आज मेरी रसोई में खाने का सामान खत्म हो गया है। और जब मैं रात को 11 बजे अपनी अपनी पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करते करते ही मुझे थोड़ी भूख का एहसास होता है, और तभी मैं कुछ बनाने का सोचती हूँ। लेकिन जब रसोई में जाकर देखती हूँ तो वहां पर तो राशन ही खत्म हो रखा था, कुछ एक आध चीज ही बची थी। तभी मैं सोचती हूँ कि इतनी बारिश में अब इतनी रात को कौन बाहर जाएगा। लेकिन उस वक्त मुझे भूख भी काफी तेज लग रही थी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हमें की तरह ही आज भी बाहर से ही कुछ ऑर्डर करके खाने के लिए मंगवा लेते हैं। दरअसल में हमेशा ही जब भी मुझे कुछ चटपटा खाने का मन होता था तो बाहर जाकर खाने की बजाय मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके ही अपने मकान पर ही मंगवा लेती थी, क्योंकि मुझे बाहर जाकर सड़क के बगल में लगे हुए चाट के ठेले पर खाने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं बाहर से ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा लेती थी और फिर अकेली बैठकर अंदर आराम से खाती थी। और उस दिन भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही विचार आता है, लेकिन तभी मैं सोचती हूँ कि इतनी बारिश में आखिर कौन खाना डिलीवर करने के लिए आएगा। लेकिन तभी मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार ऑन ऑर्डर करके देख लेते हैं। और जब मैंने खाना ऑन ऑर्डर किया तो वह खाना मुझे उस वक्त अवेलेबल मिल गया था, और उस खाने को ऑन ऑर्डर करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस बैठ जाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगभग आधे घंटे का समय दिख रहा था कि खाना मेरे तक पहुंचने में लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और इसीलिए मैं फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। अभी मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरे मकान की डोर बेल बजती है। और जब मैं फोन की तरफ देखते हुए टाइम देखती हूँ तो उस वक्त मैं सोचती हूँ कि अभी तो सिर्फ 20 मिनट ही हुई है और इतनी जल्दी खाना कैसे आ सकता है। पर मुझे लगा कि शायद कोई पास में ही डिलीवरी अवेलेबल होगी, इसीलिए इतनी जल्दी खाना आ गया है। इसके बाद मैं उठकर अपने मकान के दरवाजे तक जाती हूँ और दरवाजा खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ तो एक पल के लिए तो मैं चौंक जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त जो शख्स मेरे सामने खड़ा था वह कोई फूड डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा था, बल्कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब था और ना ही उसने कोई खाना डिलीवर करने वाली ड्रेस पहन रखी थी, और उसका चेहरा भी काफी ज्यादा बड़ा और अजीब सा था।
उसका चेहरा इतना ज्यादा अजीब था कि उसको देखकर मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि यह कोई आदमी है या औरत। इसके साथ साथ ही मुझे उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा अलग सी चीज दिखाई देती है, जो कि रात के उस वक्त कोई भी खाना डिलीवर करने वाला शायद ही पहनता होगा। दरअसल उसने अपनी नाक में एक नथ पहन रखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नथ का मतलब समझ गए होंगे। अब मुझे यह तो नहीं पता है कि आपकी भाषा में नथ को क्या बोला जाता है, लेकिन यह एक औरतों का नाक में पहनने का गहना यानी कि आभूषण होता है। अचानक से दरवाजा खोलते ही जब मैं उसकी तरफ देखती हूं तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, जी बोलिए, क्या काम है? तो वह जो कोई भी मेरे सामने था वह मुझसे कहता है कि आपने खाना ऑर्डर किया था और मैं आपका खाना लेकर आया हूं। और मेरे से इतना कहने के बाद वह अपने कंधों पर लटके हुए बैग से एक बॉक्स निकालता है और वह मुझे देता है। लेकिन जब उसने मुझे यह बात बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा बेस था, जिसकी वजह से उसकी आवाज उस बारिश के मौसम में भी काफी ज्यादा गूंज रही थी। लेकिन तभी मैं सोचती हूँ कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और मुझे तो अपना खाना लेकर इसको पैसे देने से मतलब रखता है। लेकिन तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है और मैं उससे एक चीज पूछ लेती हूँ कि तुम कौन हो और यह तुमने अपनी नाक में नथ क्यों पहन रखी है। लेकिन मेरे इतना पूछते ही वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझसे कहता है कि तुम जैसे लोग ही हमें समाज में जीने नहीं देते। अगर हम इज्जत से कमाकर कुछ खाना चाहते हैं तो आप लोगों के ताने हम लोगों को छलनी कर देते हैं और इसी वजह से हम लोगों को वैसा काम करना पड़ता है। तभी मैं उससे कहती हूँ कि कैसा काम, किस काम की बात कर रहे हो तुम? तो वह मुझे अचानक से कहता है कि वह तो अभी थोड़ी देर में ही तुम्हें पता चल जाएगा उसके मुंह से। यह बात सुनकर मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि जिस काम के लिए आए हो अपना वह काम करो और जाओ यहाँ से। इसके बाद मैं उससे वह खाना लेती हूँ और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती हूँ। दरअसल मैं उससे खाना लेकर अंदर पैसे लेने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं पैसे लेकर वापस मेन गेट की तरफ आई तो मैंने देखा कि वह मेरे घर के काफी ज्यादा अंदर आ चुका था और उसको इस तरह से मेरे घर के अंदर आता हुआ देखकर मैं उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हें कहाँ था ना, वहीं पर बाहर रुकने के लिए तुम बिना पूछे अंदर कैसे आए? तभी वह एक टक मेरी तरफ देखता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है। जब वह मुस्कुराता है तो मेरी नजर उसके होठों की तरफ जाती है और जब मैंने गौर से उसके होठों की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसने अपने होठों पर लिपस्टिक भी लगा रखी है। और उसको देखकर मैं सोचती हूँ कि यह कैसा फूड डिलीवरी बॉय है। इसके बाद मैं उससे कहती हूँ कि चलो बाहर निकलो, अपने पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वह मुझसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। उसकी यह बात सुनकर मैं सोचती हूँ कि इंसानियत के नाते मुझे इसे पानी तो पिला ही देना चाहिए। लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि तुम पहले बाहर जाओ और मैं तुम्हारे लिए वहीं पर पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं उसे पैसे देती हूँ और उसके लिए अंदर किचन में पानी लाने के लिए चली जाती हूँ। जब मैं किचन में उसके लिए गिलास में पानी डाल रही थी तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब तो मौसम वैसे ही काफी ज्यादा ठंडा हो रखा है और ऐसे मौसम में भी इसको इतनी ज्यादा प्यास कैसे लग रही है कि यह पानी पीने के लिए बिना पूछे ही घर के अंदर तक आ गया। तभी मैं उसको जाकर वह पानी का गिलास दे देती हूँ। इसके बाद वह उस गिलास को होठों से लगाकर ही पानी पीने लगता है। एक बार तो मैं उसे कहने ही वाली थी कि गिलास को मुंह क्यों लगा रहे हो, पर मैंने सोचा कि ठीक है, अपन बाद में साफ कर लेंगे। वैसे भी वह गिलास कांच का ही था तो मैंने सोचा कि इसके जाने के बाद गिलास को धो लेंगे। इसके बाद उसने उस गिलास से सिर्फ आधा पानी ही पिया और मुझे वह गिलास वापस लौटा दिया और फिर मैंने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद मैं वापस किचन में नहीं जाती हूँ, बल्कि उस पानी के गिलास को वहीं पर एक टेबल पर रख देती हूँ। और उस वक्त क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं सोचती हूँ कि पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद ही इन सभी चीजों को साफ कर लूंगी। इसके बाद उस खाने के बॉक्स को मैं उठाती हूँ और खड़ी खड़ी ही उसे एक टेबल पर रखकर खोलने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को मैं पूरा खोलती हूँ तो उस बॉक्स के अंदर जो कुछ था उसको देखकर मेरी तो रूह ही कांप जाती है। मेरी दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है
मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरे शरीर से डर के मारे बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। और उसे देखने के बाद मैं डर के मारे उछलकर उस बोक से 2-3 कदम पीछे हो जाती हूँ। और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने यह क्या देख रही हूँ और यह हो भी कैसे सकता है। उस वक्त मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने वह मंजर ही कुछ इस तरह का था कि अगर कोई छोटा बच्चा उस चीज को देख लेता तो उसका तो वहीं पर भय फट जाता। दरअसल जैसे ही मैंने उस बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर उसी इंसान का कटा हुआ सिर रखा था जिसने मुझे अभी कुछ देर पहले ही वह बॉक्स दिया था और जो मेरे से पीने के लिए पानी भी मांग रहा था। अब उसकी कटी हुई मुंडी बिल्कुल उस बॉक्स के अंदर रखी हुई थी और उसकी नाक में भी वह नथ बिल्कुल उसी प्रकार से लगी हुई थी जिस प्रकार से उसने मुझसे बात करते वक्त वह नथ पहन रखी थी। और उसके सिर के बाल औरतों की तरह काफी ज्यादा लंबे थे और वह बिल्कुल बिखरे हुए थे। जब मैंने उस बॉक्स को खोला तो उस मुंडी को देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें बंद थीं जैसे कोई मरे हुए इंसान की होती है। ठीक वैसे ही अब उसे देखने के बाद जैसे ही मैं डरकर उसे थोड़ा पीछे हुई तो अचानक से किसी जिंदा इंसान की तरह वह अपनी आंखें खोलता है और मेरी तरफ देखकर उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कोई जिंदा इंसान देखकर मुस्कुराता है। ठीक उसी तरह अब यह तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना था। वह चीज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि इस वक्त मैं उसे पूरी तरीके से शब्दों में पिरोकर आप लोगों के सामने नहीं रख सकती हूँ। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि डर के मारे मेरा यहीं पर यूरिन निकल जाएगा। अब किसी हस्तमा के मरीज की तरह मैं जोर जोर से सांस ले रही थी और मेरी आंखें फटी की फटी रहकर उस मुंडी की तरफ देख रही थी। अभी मकान के अंदर यह सब चल ही रहा था कि तभी मेन गेट से किसी के खटखटाने की आवाज आती है और उस वक्त जो कोई बाहर था वह इतनी तेज मेरे गेट को खटखटा रहा था कि जैसे वह बस अब भी दरवाजे को तोड़ ही देगा। तभी मैं सोचती हूँ कि दरवाजे पर तो डोरबेल भी लगी हुई है, तो फिर जो कोई भी बाहर की तरफ है वह डोरबेल को क्यों नहीं बजा रहा है। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो नजारा था उसको देखकर मैं वैसे ही बहुत ज्यादा भयंकर और डरावनी स्थिति में थी। और उस वक्त तो मैं भी भागकर बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए मैं दौड़कर मेन गेट की तरफ जाती हूँ और पटाख से दरवाजा खोलती हूँ। और दरवाजा खोलते ही मैंने जो मेरी आंखों के सामने देखा उसे देखने के बाद मैं डर के मारे उछलकर धड़ाम से फर्श पर गिर जाती हूँ। और अब जो मेरी आंखों के सामने था वह धीरे धीरे अपने कदमों को मेरे घर के अंदर की तरफ बढ़ा रहा था और उसको अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए देखकर मैं फर्श पर पड़ी पड़ी ही अपने हाथों के बल पीछे की तरफ खिसक रही थी। और उस वक्त मेरे मुंह से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी कि नहीं नहीं, क्योंकि जब मैंने दरवाजा खोला तो उस वक्त दरवाजा खोलते ही मेरे सामने वही इंसान खड़ा था जो अभी कुछ देर पहले मुझे वो बॉक्स देकर गया था जिसमें उसी की कटी हुई मुंडी रखी हुई थी और अब वह मेरे बिल्कुल सामने था। उस वक्त उसको इस तरह से मेरे सामने और उसकी कटी हुई मुंडी को उस बॉक्स में देखकर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक ही इंसान का सिर एक ही समय में 2 जगह पर कैसे हो सकता है। लेकिन उस वक्त तक उसको देखकर मुझे यह तो समझ में आ चुका था कि यह कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि यह कोई बहुत ही बुरी शैतानी आत्मा या फिर कोई चुड़ैल या पिशाच है और आज यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस वक्त जब मैं अपने हाथों के बल फर्श पर पीछे की तरफ रेंग रही थी तो मुझे इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए तड़पता हुआ देखकर वह बुरी आत्मा या जो भी कोई चुड़ैल थी वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और अब वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगती हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते ही वह जोर जोर से हंसने भी लगती हैं। अभी यह सीन काफी ज्यादा लंबे समय तक चल रहा था। मैं धीरे धीरे अपने हाथों के बल पीछे खिसक रही थी और वह धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी ओर बढ़ा रही थी। अब मैं खिसक के खिसक पीछे की तरफ मेरा जो किचन था उसके अंदर पहुंच चुकी थी और वह भी उस किचन के बाहर की तरफ आ चुकी थी। अब मेरे लिए तो पीछे खिसकने के लिए जगह ही नहीं बची थी और वो अब भी मेरी तरफ ही अपने कदमों को बढ़ा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझे सिर्फ डरा डरा कर ही मारना चाहती है, क्योंकि वह सब चलते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो चुका था।
और अगर उसे मुझे मारना ही था तो वह मुझे वैसे भी मार सकती थी, लेकिन शायद वह मुझे डरा डरा कर मारना चाहती थी। वह यह चाहती थी कि उसके हमला करने से पहले ही मैं डर के मारे ही मर जाऊं। अब वह मेरे काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी, लेकिन तभी मेरी नजर किचन में रखे हुए मिर्ची के डब्बे की तरफ जाती है। और उस वक्त मैं सोचती हूँ कि मरना तो आज मुझे वैसे भी है, तो क्यों ना मरने से पहले अपने आप को बचाने के लिए एक कोशिश की जाए। शायद यह कोशिश मेरी जान बचा ले। तभी मैं अचानक से उस मिर्ची के डब्बे को उठाती हूँ और उसे खोलकर उसको उस चुड़ैल की आंखों में डाल देती हूँ। वह सब मैंने इतनी जल्दी किया था कि उस चुड़ैल को कुछ समझ में ही नहीं आया था, और उसकी आंखों में मिर्ची डालते ही मैं पूरी हिम्मत करके वहां से उठती हूँ। उस वक्त वह चुड़ैल तो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को दबाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। तभी मैं उठकर उसको साइड में जोर का एक धक्का देती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको धक्का देने के लिए छूती हूँ तो मुझे एक जोर का करंट सा लगता है, और वह करंट इतनी ज्यादा तेज था कि जिस हाथ से मैंने उसको छुआ था मेरा वह हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। लेकिन उस वक्त मैं अपनी जान बचाने पर ज्यादा ध्यान देती हूँ और तुरंत उस मकान से बाहर की तरफ दौड़ने लगती हूँ। और अब मैं उस मकान से निकलकर बदहवास होकर सीढ़ियों में नीचे की तरफ आ रही थी। अभी मैं उस मकान से 3 माला नीचे आ गई थी, यानी कि उस वक्त में सीढ़ियों में ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। लेकिन तभी मुझे उन सीढ़ियों के कोने में उस चुड़ैल की वही कटी हुई मुंडी दिखाई देती है, और वह मुंडी अब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी मैंने सोच लिया था कि अगर आज मैं इससे डरकर यहाँ पर रुक गई तो यह मुझे पक्का मार देगी। तभी मैं गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती हूँ और उसे एक जोर की लात मारती हूँ, और मेरे लात मारते ही वह मुंडी किसी गेंद की तरह उछलते हुए बाहर ग्राउंड की तरफ चली जाती है और वहां पर गायब हो जाती है। लेकिन उसको लात मारते ही मेरे पैर में एक बहुत तेज दर्द होने लगता है, और जब मैं अपने पैर की तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मैंने जिस पैर से उस मुंडी को लात मारी थी, मेरे उस पैर की सभी उंगलियों के नाखून गायब थे, यानी कि उनके नाखून ही उखड़ चुके थे, और उसकी वजह से मुझका ज्यादा दर्द होने लगा था। वह दर्द इतना ज्यादा भयंकर और असहनीय था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैं उस पैर से चल भी नहीं पा रही थी। उस वक्त बाहर काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी, इसी वजह से ग्राउंड में मुझे ज्यादा लोग दिखाई भी नहीं दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मुझे उस ग्राउंड में 1-2 लोग दिखाई देते हैं, जिनको मैं आवाज लगाकर बुलाती हूँ, और मेरी यह हालत देखकर वह लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिस के बाद मुझे वह लोग अस्पताल में लेकर जाते हैं, और उन लोगों को मैं अपनी दीदी का मोबाइल नंबर देती हूँ, जिसके बाद वह लोग उन्हें फोन करके अस्पताल में बुलाते हैं। और जब मेरी दीदी मेरे पास आती है तो मैं उन्हें मेरे साथ हुई सारी घटना बताती हूँ। इसके बाद 2-3 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी दे दी थी, लेकिन अभी भी मेरे उस पैर पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसके बाद मुझे दीदी के घर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और मैं वहां पर भी लगभग 1 महीने तक बेड रेस्ट पर ही रही थी। लेकिन इस बेड रेस्ट के दौरान दीदी ने घर पर एक बाबा को बुलाया था। इसके बाद बाबा ने मुझे उस दिन मेरे साथ हुई उस घटना के बारे में पूछा, और मैंने उन्हें मेरे साथ हुई सारी घटना शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरीके से बताई। तभी उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और मुझसे कहा कि आज के बाद कभी भी उस इलाके में वापस मत जाना, और घर से बाहर कहीं भी जाओ तो अकेले मत जाना, और अकेले किराए के कमरे पर रहने की बात को तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना। उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैं अपनी दीदी के घर पर ही रहती हूँ और यहीं पर पढ़ाई करती हूँ। लेकिन उस हादसे के सदमे से निकलने में मुझे लगभग 6 महीने का वक्त लगा था। 6 महीने तक तो मुझे हर टाइम ऐसा ही लगता था कि वह मेरे अगल बगल में ही है और वह कभी भी मुझे मार सकती है। लेकिन आज तक भी हमें उस चीज का पता नहीं चल पाया कि आखिर वह चीज क्या थी। वह जो बाबा घर पर आए थे, उन्होंने भी हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमें सिर्फ इतना ना बताया कि अगर मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बता दूंगा कि वह कितनी ज्यादा खतरनाक थी, तो तुम लोग जितना अब डर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा उसके बारे में जानने के बाद डर जाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात यही है कि तुम उसके चंगुल से बच गए और अब उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हें हर वक्त ये ध्यान रखना है कि तुम्हें कभी भी किसी भी जगह पर अकेला नहीं रहना है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।